और बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया है, G20 समिट की सफलता अद्भुत, अभूतपूर्व और अपार है। यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ सम्मेलन बन गया है। भारत के ग्लोबल लीडर होने पर मोहर लग गई है। दुश्मन परेशान है और भारत नए आसमान पर है। तो देखिए, G20 की सफलता के बाद अब केंद्रीय मंत्रियों के भी ट्वीट्स सामने आने लगे हैं। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री ट्वीट कर रहे हैं और वहीं इस सफलता के बाद तमाम राष्ट्राध्यक्ष भी ट्वीट करते हुए शुक्रिया अदा कर रहे हैं भारत का। और वहीं ये ट्वीट आप देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर उन्होंने G20 समिट की सफलता को अद्भुत बताया, अभूतपूर्व और अपार बताया। उन्होंने आगे लिखा, ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ सम्मेलन बन गया है। भारत के ग्लोबल लीडर होने पर भी मोहर लग गई है। दुश्मन परेशान है और भारत नए आसमान पर है। तो ये ट्वीट गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से किया गया। तमाम केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट सब सामने आने लगे हैं, जिस तरीके से G20 का सफल आयोजन हुआ। तो 2 दिन के शानदार आयोजन के बाद G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील को अगले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की कमान सौंपी है। उससे पहले आज सम्मेलन के कई रंग देखने को मिले, जहां राजघाट पर राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। रिपोर्ट आप देखिए। G20 में भारत का दम, महाशक्तियों का महामंथन, राष्ट्रपिता को राष्ट्राध्यक्षों का नमन, अक्षरधाम में सनातनी सुनक, वसुधैव कुटुंबकम। G20 सम्मेलन का शानदार समापन हो गया है। 2 दिन चले प्रोग्राम में भारत की धमक और चमक दोनों दिखाई दी। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा को सौंपी और समिट का समापन किया। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। वहीं इससे पहले तीसरे सेशन के दौरान घोषणा पत्र पर औपचारिक मुहर लगाई गई। इस 37 पेज के घोषणा पत्र में 73 मुद्दों को उठाया गया, जिसमें आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया है। यूक्रेन को 4 बार रखा गया। इन सभी मुद्दों पर 100% सहमति बनी। तीसरे सेशन की शुरुआत से ठीक पहले ब्राजील और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पौधे भेंट किए। इससे पहले G20 लीडर्स और मेहमान देश के नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं को खादी की शॉल उड़ाकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी नेताओं को राजघाट के बारे में जानकारी भी दी। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। बारिश के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की। ऋषि सुनक पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। Constant reminder to me of the importance of listening and reflecting on issues before acting. Now, I am proud to be British, proud to be Hindu. फिलहाल 2 दिन चले शिखर सम्मेलन का शानदार समापन हुआ, जिसमें अलग अलग रंग दिखे और भारत की धमक। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो G20 सम्मेलन खत्म हो गया है। सम्मेलन में दुनिया की प्रमुख आर्थिक ताकतों की ताकत देखने को मिली, लेकिन हर देश भारत की हां में हां मिलाता नजर आया। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने जो भी मुद्दा उठाया था, उसे सर्वसम्मति से सभी ने स्वीकार किया। इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भविष्य का रोडमैप तैयार किया गया और तैयार किया गया क्रिप्टो करेंसी का भविष्य। रिपोर्ट आप देखिए। भारत की साख क्रिप्टो करेंसी पर बन गई बात। भारत ने एजेंडा बनाया, दुनिया को साथ बुलाया। पीएम मोदी की बात बन गई इतिहास। ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर मुहर। G20 सम्मेलन का दिल्ली में शानदार आयोजन किया गया। सम्मेलन के पहले दिन घोषणा पत्र में कई मुद्दों को रखा गया, जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक अहम मुद्दा था।
घोषणा पत्र में क्रिप्टो करेंसी पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की तरफ से तैयार किए गए सिंथेसिस पेपर का स्वागत किया गया। सदस्य देशों ने घोषणा पत्र में इस बात पर सहमति जताई कि क्रिप्टो एसेट की दुनिया में तेजी से जो बदलाव हो रहे हैं, उससे जुड़े रिस्क को गहराई से मॉनिटर करने की जरूरत है। क्रिप्टो एसेट इकोसिस्टम में तेजी से हो रहे विकास और जोखिमों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। जानकारों का कहना है कि ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने से क्रिप्टो करेंसी के गलत इस्तेमाल पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। अभी क्रिप्टो करेंसी से आतंकी फंडिंग और गलत काम में इस्तेमाल का खतरा बना हुआ है। Laying the building blocks for a globally coordinated and comprehensive policy and regulatory framework for crypto assets. The global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum under the Indian presidency, and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB and FSB is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. So the presidency, with the support of IMF and the FSB, is setting these contours. The IMF and FSB synthesis paper, about which I've spoken to the media earlier, including a roadmap. On that, I just want to give my observation. This synthesis paper delves into how the policy and regulatory frameworks developed by the IMF and the FSB, alongside the other standard-setting bodies, will fit together and interact with each other. This paper is now available in the public domain for all of you all to see. क्रिप्टो करेंसी पर G20 का ताजा रुख उसी तर्ज पर है जो भारत ने पहले से अपनाया हुआ है। भारत ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बजाय सख्ती से उसे रेगुलेट करने का रास्ता अपनाया। भारत ने क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया, लेकिन भारी भरकम टैक्स लगा दिया। IMF FSB के जरिए तैयार सिंथेसिस पेपर ऑन क्रिप्टो करेंसी में आगे की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत से ठीक पहले इसी हफ्ते क्रिप्टो करेंसी पर जॉइंट पेपर जारी किया था, जिसमें साफ कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी पर अगर ब्लैंकेट बैन या पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाता है तो ये काम नहीं करेगा। IMF और FSB ने क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने की बजाय उसे रेगुलेट करने की वकालत की है। अब जबकि G20 के घोषणा पत्र में उस पेपर का स्वागत किया गया है, ये इस बात का साफ इशारा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने वाली हैं। इसके बजाय तमाम देश इसको लेकर कड़े और पारदर्शी कानून का सहारा ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच ये बड़ी खबर है, कनाडा के साथ द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी से मिले जस्टिन ट्रूडो। पीएम मोदी ने शेयर की हैं तस्वीरें। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया है कनाडा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिन ट्रूडो की ये मुलाकात की तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट की है। तो एक के बाद एक अब ट्वीट भी सामने आने लगे हैं। इसके पहले पीएम मोदी ने ब्राजील को जो अध्यक्षता सौंपी गई उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। जब राजघाट पर सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे, वो वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था। और इसके बाद अब एक और ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी का सामने आया है। कनाडा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात, शिपिंग, व्यापार, अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस ट्वीट में लिखा है, साथ ही कैप्शन इसमें दिया हुआ है। पीएम मोदी का ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट किया है, जस्टिन ट्रूडो के साथ की तस्वीर। साथ ही आपको बता दें, अजाली असोमानी से भी उपयोगी मुलाकात हुई। ये भी पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है। G20 में भारत का दम पूरे विश्व ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और भारत मंडपम इसका साक्षी बना।
और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद विजयवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले उनसे करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई। तो नायडू की गिरफ्तारी का पवन कल्याण ने भी विरोध किया। रिपोर्ट आप देखिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने रविवार को विजयवाड़ा कोर्ट में पेश किया। 371 करोड़ रुपए की स्किल डेवलपमेंट स्कैम में नायडू को शनिवार सुबह 6 बजे गिरफ्तार किया गया था। उनसे शनिवार को करीब 10 घंटे पूछताछ भी हुई थी। सीबीआई ने 2021 में एफआईआर दर्ज की थी। 25 लोगों को बनाया था आरोपी। इस एफआईआर में नहीं था नायडू का नाम। मार्च 2023 में सीबीआई ने शुरू की जांच के आधार पर नायडू की गिरफ्तारी। दरअसल 2016 में तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बेरोजगार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के तहत आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। इसी में घोटाले के आरोपों को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में पवन कल्याण ने तेज बारिश में करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। आपको बताते हैं कि आखिर घोटाला है क्या। एपीएसएसडीसी की 3,300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए टीडीपी सरकार ने सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड, डिजाइन टेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की ग्रुप कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया। सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया को स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,300 करोड़ की लागत से 6 एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने थे। राज्य सरकार को प्रोजेक्ट के कुल लागत का 10% भुगतान करना था, जबकि मदद के रूप में बाकी राशि सीमेंस और डिजाइन टेक को देने थे। जांच में सामने आया कि राज्य कैबिनेट से इस परियोजना को मंजूरी नहीं थी। इसके बावजूद बिना टेंडर के प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एमओयू के तहत सीमेंस कंपनी को अपनी तरफ से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना था। हालांकि कंपनी ने अपनी तरफ से कुछ भी निवेश नहीं किया। इससे उलट राज्य सरकार की तरफ से आवंटित 371 करोड़ रुपए विभिन्न शेल कंपनियां एलाइड कंप्यूटर्स, स्किलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नॉलेज पोडियम, कैडेंस पार्टनर्स और ईटीए ग्रीन्स में बांट दी। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। वहीं आंध्र प्रदेश पुलिस ने चंद्रबाबू के बेटे पारा लोकेश को ईस्ट गोदावरी जिले से हिरासत में लिया। लोकेश यहां पदयात्रा कर रहे थे। उन्हें विजयवाड़ा नहीं जाने दिया गया। चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 45 साल के करियर में उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ेंगे। चिकनगुनिया, मलेरिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस की वजह से 1 जनवरी 2023 से 7 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई। इसके पीछे योगी की सोच और योगी सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो भी योजना बनाई गई वो है। सीएम ने इसको लेकर बैठक की और अक्टूबर में विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में बाबा के बुलडोजर ने अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ दी तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करके बीते 6 सालों में कमाल करके दिखाया। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बीते 5 सालों से प्रदेश सरकार जापानी इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया और मलेरिया पर नियंत्रण पाने में कामयाब हुई है। शनिवार को यूपी के सीएम ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस बाबत आंकड़े पेश किए गए। सीएम कार्यालय के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी। साल 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समिति बनाकर जेई के नियंत्रण के लिए कार्य किए। नतीजा, इस वर्ष 1 जनवरी से 7 सितंबर तक प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया और मलेरिया से एक भी मृत्यु नहीं हुई। उत्तर प्रदेश शासन ने अपना अगला लक्ष्य इन बीमारियों को जड़ से खत्म करना बताया है। शासन स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मरीजों के बेहतर इलाज की मॉनिटरिंग के लिए सभी जिलाधिकारियों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। अक्टूबर में इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया और मलेरिया के खिलाफ विशेष अभियान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश। हर अस्पताल को रोज जांच के आदेश। संचारी रोगों के लिए 15 नवंबर तक का समय बेहद संवेदनशील। लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर चली इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी तरह की ढिलाई न स्वीकार होने के साथ अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती करने के आदेश दिए। मरीजों की देखरेख के लिए जिलेवार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
इस बीच एक और खबर आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट किया है वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा वसुधैव कुटुंबकम। G20 का सफल आयोजन हुआ और खासतौर पर थीम भी G20 की वसुधैव कुटुंबकम थी। प्रधानमंत्री मोदी भी वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र बार बार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, अगर पूरी दुनिया साथ है तो हम किसी भी संकट से बड़े आराम से निपट सकते हैं। और ये ट्वीट अब सामने आया है, तस्वीर आप देख सकते हैं। ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलते हुए। और देखिए ट्वीट में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है, गले मिलते हुए ये तस्वीर फ्रांस के राष्ट्रपति की।